सेंटीग्रेड। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कंटेनर में ये लिक्विड मौजूद है। अब आप ऐसा करो, इस कंटेनर को सबसे पहले देखो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसको कंटेनर को जोड़ो एक और कंटेनर के साथ। अब इसको करो हीट, और हीट कितना करना है, तो इसको हीट करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं। और अब इसका टेम्परेचर यहाँ रखा हुआ है, इस कंटेनर का, इसका रखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके टेम्परेचर अलग अलग हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनमें देखते हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो हम 78 डिग्री पर इसको बॉईल करेंगे। तो जब इसका टेम्परेचर 78.5 डिग्रीज रखेंगे तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ वेपर्स बनेंगे। किसके वेपर्स बनेंगे? इथेनॉल के। और इथेनॉल के वेपर्स जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कंडेंस, ठंडे हो जाएंगे। और जब ये ठंडा होगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो फिर पहले बॉईल किया, फिर वेपर ठंडे किए, तो 78.5 पे सिर्फ इथेनॉल ही जाएगा, वाटर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये इथेनॉल चला गया। अब समझो इथेनॉल खत्म हो गया, अब ये इथेनॉल चला गया, अब क्या बचा? बेंजीन। अब टेम्परेचर को बढ़ाओ और कर दो 80 डिग्रीज। तो अब वेपर सिर्फ और सिर्फ 80 डिग्रीज पे किसके जाएंगे? बेंजीन के। और इनको अब ठंडा करना है, और उसके बाद ये फिर इनको कलेक्ट कर लो। एक वक्त आएगा बेंजीन भी खत्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा बाकी? वाटर। तो ये तरीका हमने करके इनको एक दूसरे से अलग कर लिया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। पहले करते हैं एवापोरेशन, फिर करते हैं कंडेंसेशन। तो ये प्योरिफिकेशन टेक्निक जहाँ एवापोरेशन कंडेंसेशन के साथ साथ चलती हो, तो ये डिस्टिलेशन कहलाती है। कल हम इसका कंसेप्ट लिखेंगे। अब आपका सेशन ऑफ हो रहा है, फिर इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे, और फिर इनमें हम कौन कौन से कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको लिखवा देता हूँ, फिर इसको नोट कर लो, बाकी टाइप कल। यानी इट इज ए सेपरेशन टेक्निक, यानी कंपाउंड्स को क्या करना है? सेपरेट करना है, टेक्निक है। ठीक, विच फॉलो, के जो फॉलो करेगी किसको? विच फॉलो एवापोरेशन। एवापोरेशन यानी यहां एवापोरेशन होगी थ्रू किसके? कंडेंसेशन। यानी पहले एवापोरेशन और फिर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे हम अपना सेशन ऑफ करते हैं। कल फिर हम एक और लेक्चर के साथ बेटा आएंगे। तो आज यहाँ तक बेटा टॉपिक को हम स्टॉप करते हैं, तो कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। वो डिस्टिलेशन का था, और डिस्टिलेशन में आपको बताया था कि जनरली डिस्टिलेशन जो है वो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? हम डिफरेंट कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और इसमें हम एक कंसेप्ट ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं कि पहले डिस्टिलेशन में आप आम तौर पर किसको लेते हो? आप लेते हो डिस्टिलेशन में सबसे पहले कंपाउंड को गैस में चेंज करना। जब वो गैस में चेंज हो जाए, तो गैस में तभी चेंज होता है जब अपने पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है। अब फिर उसके वेपर हासिल हो जाएंगे। अब इन वेपर्स को फिर आपने क्या करना है जी? तो वेपर्स को आपने फिर क्या करना है? फिर उनको कंडेंस करना है। ठीक है, क्या करना है? उनको कंडेंस करना है, और उससे फिर हमें वो प्योर लिक्विड में मिल जाएगा। अगर कोई सॉलिड है तो पहले उसको मेल्ट कर लो, लिक्विड में चेंज कर लो।
फिर उसको मज़ीद हीट करके किस में चेंज करो, उसको वेपर्स में। फिर उसके वेपर जो है दूसरी जगह इकट्ठे करो दूसरे चेम्बर में, और उन वेपर्स को ठंडा करो, कूल डाउन। जब वो ठंडे हो जाएं तो फिर वो हमें कंपाउंड सेपरेट मिल जाएगा। तो ये एक कंपाउंड्स को सेपरेट करने का तरीका है। ये है डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल, ये है डिस्टिलेशन का रूल या तरीक़ेकार। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्टिलेशन में होता क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, यानी जब डिस्टिलेशन होती है तो यहाँ पर एवापोरेशन, एवापोरेशन पहले होती है, इज फॉलोड, इसके पीछे इसके फौरन बाद वेपर्स को ठंडा करना होता है। तो प्रोसेस कौन सा है हमारे पास, कंडेंसेशन। ये तो ये प्रोसेस चलेगा। तो सवाल फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ क्या बेटा, डिस्टिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का उसूल बताओ। क्यों डिस्टिलेशन बनाई गई, कैसे बनाई गई, क्या सोच थी इसके पीछे, या ये डिस्टिलेशन कैसे लोगों ने सीखी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसा कि तमाम तर डिफरेंट क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक, डिफरेंट कंपाउंड्स पजेस, ये रखते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, ये डिफरेंट है, ठीक। 10 फिर इसलिए एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी इनको जब डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्या करें, इफ अगर दे आर हीटेड, इनको अगर गर्म किया जाए तो फिर दे कैन बी सेपरेटेड, हम इनको एक दूसरे से बासानी अलग कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिस्टिलेशन का उसूल, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल, जिसे आप इनको चीज़ों को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक। अब हम लेते हैं डिस्टिलेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स, और ये जो अलग अलग टाइप्स होंगे डिस्टिलेशन के, इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। तो अब ऊपर आप इसको हेडिंग देंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहला टाइप जो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हो इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, वर्ड है फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस यानी इन पार्ट्स, हिस्सों में, ठीक है। कुछ चीज़ें हिस्सों में तकसीम कर दो, पार्ट्स में तकसीम कर दो, तो हर हिस्से को क्या कहते हैं, एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माना हिस्सा, इन पार्ट्स। तो अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी और वो आपको एक्सप्लेन भी किया था। मिसाल के तौर पे हमने लिया था यहाँ पर एक मिक्सचर, इसमें डिफरेंट क्या थे, लिक्विड्स थे। भाई डिफरेंट लिक्विड्स कौन कौन से थे, इसमें इथेनॉल भी था, इसमें वाटर भी था, और इसमें
क्या था, बेंजीन भी मौजूद था। अब हमने क्या किया, इनको अलग करना था। तो हम यहाँ पर इसमें हम देखते हैं, फिर इसको कंडेंस भी करना है, लिक्विफाई भी करना है, लिक्विड में भी चेंज करना है। तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप देखो, अब सारे 3 लिक्विड अलग करने हैं तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, सेम तो नहीं रखना पड़ेगा। इनमें देखो सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो ये है इथेनॉल। तो सबसे पहले आप इसको हीट करोगे, कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, इसको हीट करोगे 80 डिग्री पर, तो 78.5 पर। तो ये बताओ 78.5 डिग्रीज पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज यहाँ वेपर बनकर इस चेंबर में पहुंचेगी, तो ये होगा इथेनॉल। अब इस इथेनॉल को यहाँ जब ये जमा होगा तो यहाँ टेम्परेचर कंटेनर का कितना है, 0 डिग्री। ये फिर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। जब लिक्विड में कोई वेपर चेंज हो तो हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। ठीक है, अब ये कंडेंसेशन की और ये लिक्विड में चेंज हो गया, ठंडा किया इसको और वेपर्स जो है वो इकट्ठे हो गए। अब ये टेप आउट करके हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो कुछ वक्त वेपर बनते रहे, हम देखते रहे। जब हमने देखा कि अब 78.5 पे वेपर बनना बंद हो गए, तो फिर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। कौन सा, इथेनॉल का। अब बाकी 2 लिक्विड बच गए, बेंजीन और दूसरा कौन है, वाटर। अब हम टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 80 डिग्रीज, क्योंकि वेपर 78 पे नहीं आ रहे, समझे, इथेनॉल खत्म हो गया। होता तो वेपर बनते ना उसमें, पर 78.5 पे नहीं बन रहे, समझो खत्म हो गया। अब हम टेम्परेचर कर रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर बन रहे हैं, बट ये वेपर किसके बन रहे हैं, बेंजीन के। वेपर बनते रहे, आते रहे, कूल डाउन, ठंडा किया, लिक्विड बनता रहा बेंजीन का। और एक वक्त आया जब 80 डिग्रीज पर वेपर बनना बंद हो गए। क्या हो गए, वेपर बनना बंद हो गए। तो फिर समझ लो, अब के बार यहां इस लिक्विड में से बेंजीन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बेंजीन खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा इसमें, वाटर बच गया और ये बेंजीन हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर वाटर तो बस जाहिर है अब ये आखिरी है, तो इसमें हम जो है अब इसको सिर्फ वाटर तो अकेला है, ये तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये बताएं, यहाँ पर आपने 3 डिफरेंट लिक्विड्स को अलग किया, तो क्या ये डिस्टिलेशन जो आपने की इसका टेम्परेचर आपने फिक्स रखा, नहीं। इथेनॉल के लिए आपको टेम्परेचर 78.5 करना पड़ा, बेंजीन के लिए आपको 80 डिग्रीज करना पड़ा, और वाटर तो वैसे ही अकेला है, अब इसको तो अलग किसी से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ऐसी डिस्टिलेशन कि जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग किया जाए, उस डिस्टिलेशन को क्या बोलते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हो। तो हम इसको इसलिए फ्रैक्शनल बोलते हैं क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर पे नहीं होती है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे मिलेंगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन कैरीड आउट, यानी ये की जाती है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग
दर्जाए हरारत पर ये की जाती है, डिफरेंट टेम्परेचर टू सेपरेट द डिफरेंट क्या लिक्विड्स और कंपाउंड्स। ये डिफरेंट लिक्विड्स या डिफरेंट कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो डिस्टिलेशन यूज की जाएगी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये सॉलिड्स में लिक्विड्स की तरह लो से नहीं स्टार्ट लेते, ना गैसेस में ना सॉलिड में। सॉलिड और गैसेस में पहले हाई टेम्परेचर, फिर लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो टेम्परेचर करते जाते हैं। तो फिर ये हाई टेम्परेचर से दोनों स्टार्ट होती हैं, क्योंकि सॉलिड को वेपर्स में चेंज करना होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सारे फिर जो लो टेम्परेचर वाले हैं वो पहले वेपर में जाएंगे, और जो हाई टेम्परेचर वाले हैं वो लिक्विड में ही रहेंगे। तो हम इस तरह लिक्विड से वेपर को अलग कर लेंगे, फिर उनको थोड़ा और टेम्परेचर कम करके उसमें से वेपर्स में से कुछ लो टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाएंगे, और जिनका हाई टेम्परेचर होगा वो लिक्विड में ही रहेंगे, उनमें जो सबसे कम जिसका टेम्परेचर होगा वो वेपर में। तो ये लिक्विड से वेपर्स को अलग किया जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्टिलेशन हम लेते हैं नंबर 2। इस डिस्टिलेशन को आप बोलते हो क्या? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हो? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हो। तो यहां पर अब हम लेंगे नेक्स्ट टाइम। आपको पता है कुछ चीजें अगर हम उनको गर्म करें तो वो सॉलिड, वो कभी पिघलते नहीं, पिघलने से पहले ही वो उनको आग लग जाती। अब जैसे मैं आपको कहूँ बेटा आप लकड़ी को, कोयले को मेल्ट कर सकते हो, आप कहेंगे नहीं होगा, ज़्यादा गर्म करेंगे तो उनको आग लग जाएगी, लकड़ी भी जलना शुरू कर देगी, कोयला भी जलना शुरू कर देगा, प्लास्टिक भी जलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये फ्लेमेबल है। तो फिर लकड़ी के अंदर बहुत सारे, वुड के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं, कोल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो अब कोल को मेल्ट करोगे तो ही तो सारी चीज़ें अलग होंगी इसमें से। अगर कोल सॉलिड में फिर तो नहीं होगा, ये फिर तो कोल ही रहेगा, फिर वो 300-250 प्रोडक्ट्स हैं वो तो उसके अंदर है। तो अब मेल्ट कैसे करें? ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है, वो जो है उसको आग लग जाती। अब आप इतना भी जानते हो कि आग क्यों लगती है, क्योंकि हर जलने के अमल में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब आप ऐसा करो, इस कोल को यानी कोयले को आप किसी कंटेनर में रखो और उसके अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, O2 के मॉलिक्यूल हैं, इनको ऐसा करो यहां से पंप आउट करो। ये सारी ऑक्सीजन इधर से वॉल लगा दो और इसमें जो O2 पड़ी है, ऑक्सीजन पड़ी है, एयर पड़ी है, ये सारी निकाल दो। सारी ऑक्सीजन इस कंटेनर में से हम निकाल देते हैं। अब ये जो है इस कंटेनर को बंद कर देते हैं और फिर इसको हीट करते हैं। तो ये फिर मेल्ट होगा, फिर और हीट करेंगे तो ये वेपर्स में चेंज होगा। पर यहां से हमने कौन सी चीजों को बाहर निकाल देना है? ऑक्सीजन ना रहे। अगर ऑक्सीजन रही ना तो ये कोयला जलेगा। अब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या जलने का अमल होगा? नहीं। फिर इसको जितना हीट करोगे ये पिघल भी जाएगा। लकड़ी होगी, कोयला होगा, प्लास्टिक होगा, इसको आग नहीं लगेगी। क्यों? हमने यहाँ इसको बंद किया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, जलने का अमल नहीं होगा। फिर कोल में से हम डिफरेंट कंपोनेंट को वैसे ही अलग कर लेंगे जैसे हमने फ्रैक्शनल में किया था। तो इस डिस्टिलेशन को क्या बोलते हो? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये कोयले में इसका बहुत बड़ा काम होता है।
और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मुकाबले में बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। फ्रैक्शनल लो पे होती है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि कोल को मेल्ट करना फिर उसको बॉईल करना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। फ्रैक्शनल में तो आप उठाते ही लिक्विड हो, ऑलरेडी लिक्विड होता है। ये तो आप सॉलिड उठा रहे हो ना, पहले लिक्विड में चेंज करना है, तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी बेटा डिस्टिलेशन, ऐसी डिस्टिलेशन जो एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के बगैर की जाए, उस डिस्टिलेशन को क्या बोलते हो? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी दैट डिस्टिलेशन, ऐसी डिस्टिलेशन कैरीड आउट, जो कि की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर और O2, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको फिर हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल, यानी कौन से बेटा ये सॉलिड होते हैं जिनमें इसको यूज करते हैं? यूज फॉर फ्लेमेबल सॉलिड्स, यानी सेपरेशन। इनको सॉलिड सेपरेशन की जाती है, पर किसकी? जो फ्लेमेबल होते हैं। सच एज, मिसाल के तौर पे कौन है? कोल है। ठीक, ये इसके लिए यूज होती है। अच्छा, अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आम डिस्टिलेशन से फर्क क्या है इसमें? इट इज कैरीड, यानी ये की जाती है एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे की जाती है, एज compared to ordinary distillation, आम डिस्टिलेशन के मुकाबले में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस सिस मीन्स टू ब्रेक, तोड़ना। ठीक है। पायरोलाइसिस, हीट करके किसी चीज को तोड़ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का अमल, यानी दी टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसा बेटा रिएक्शन इन विच के जिसमें क्या होगा? ऑन हीटिंग, क्या करोगे? हीट करोगे ए लार्ज मॉलिक्यूल। जब हमने हीट किया, एक बहुत बड़ा यानी लार्ज मॉलिक्यूल जो था वो ब्रेक्स अप, टूटा इनटू किसमें? स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल्स में। तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। ये ज्यादातर की जाती हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोल बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा काम होता है। आपको कुदरती पेट्रोल तो बहुत थोड़ा मिलता है, ये जस्ट 20% हमारी डिमांड जो ज़रूरत है 100 लीटर की, उसमें से 20 लीटर आपको कुदरती मिलेगा, 80 लीटर आप इससे बनाते हो क्रैकिंग से। ये है क्रैकिंग का फ़ायदा। डीजल को, वैक्स को, ग्रीस को, इसको तोड़ोगे,
फिर ये छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे पेट्रोल के, और ये पेट्रोल ऐसे बनता है मोबिल ऑयल से, डीजल से, वैक्स से, बड़े बड़े मॉलिक्यूल तोड़ के ये बनाते। ये है क्रैकिंग का काम। अब इसकी क्रैकिंग की हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हाउ अ क्रैकिंग इज डन ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस। तो बेटा देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे उठाते हो बेटा प्रोपेन के 2 मॉलिक्यूल। अब प्रोपेन भी इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मॉलिक्यूल उठा रहे हो एन प्रोपेन के। अब एन प्रोपेन को आप हीट करोगे 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इस पर प्रेशर तकरीबन 120 एटीएम का रखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमें देनी पड़ेगी कैटलिस्ट के तौर पे। अब ये हीट किया, ये मॉलिक्यूल टूटेगा, और आपको यहां पर ये आपको मॉलिक्यूल पहला आपको देगा प्रोपीन। क्या देगा आपको? प्रोपीन का मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल आपको किसका मिलेगा? इथीन का, इथीन का। और इसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल आपको किसका मिलेगा? मीथेन का, मीथेन का। और चौथा मॉलिक्यूल आपको किसका मिलेगा? हाइड्रोजन का, 2H2 ये मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप देखो, आपने तो एक मॉलिक्यूल उठाया था ना, कौन सा? प्रोपेन का। अब देख लें, प्रोपीन भी बना, इथीन भी बना, मीथेन भी बना, हाइड्रोजन भी। सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तोड़ा है, तो हीट के जरिए फिर उसने नए छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए। ये इसके क्रैक्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, और ये प्रोसेस या ये केमिकल है, ये रिएक्शन के ज़रिए होता है, ये डायरेक्ट फिजिकली नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। अब क्रैकिंग कहाँ यूज़ होती है? यानी क्रैकिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करती है हमें क्या? 80% पेट्रोल ऑफ लोकल डिमांड। हमारी आम ज़रूरत का 80% पेट्रोल हमें देता है फ्रॉम किसमें से? डीजल, डीजल में से, कोल, कोयले में से, ग्रीस में से, ठीक है, और क्या है हमारे पास? मोबिल ऑयल, इसमें से। तो ये इसका बेटा क्रैकिंग का एडवांटेज है, या क्रैकिंग का यूज़ है, ठीक है। तो इसलिए याद रखो, आप जब भी क्रैकिंग एम्प्लॉय करोगे तो क्रैकिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इससे पेट्रोल बना सकते। चले, अब हमने डिस्टिलेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, और डिस्टिलेशन कोयले में डिस्ट्रक्टिव होती है, और उसके बाद आपको पता है कि ये पेट्रोल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, हम अपना सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कोल भी आपका कंप्लीट हो गया, प्लांट, एनिमल। अब हमारा थर्ड सोर्स है, और वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये लैटिन वर्ड है पेट्रो या पेट्रा, इसको बोलते हैं रॉक्स, पत्थर। पिलस ओलियम, ओलियम किसको बोलते हो? ऑयल को। किसको बोलते हो? ऑयल को। पेट्रोलियम, तो इसका ग्रीक मीनिंग होगा ऑयल ऑफ रॉक्स। क्यों बोलते हो ऑयल ऑफ रॉक्स? ये असल में जमीन की एक अपर लेयर होती है, जो कि आमतौर पर आप सुनते हो, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हो? अर्थ क्रस्ट। इसमें मट्टी,
रेत, ज़र्रात, प्लांट्स, बैक्टीरिया, सब कुछ यहाँ होता है। इसके बाद आते हैं रॉक्स, रॉकी लेयर आती है, रॉक्स आते हैं। तो यहाँ पे ये रॉकी लेयर आ गई, ये आ गए रॉक्स। रॉक्स के बाद इसमें बिल्कुल नीचे क्या होते हैं, आमतौर पर ह्यूज ह्यूज रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े जैसे पहाड़ होते हैं, पथरीली लेयर। तो ये एक काले रंग का ऑयली लिक्विड होता है जो आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी पथरीली लेयर के बीच में, यहां पर मिलेगा। इसी को, ये जो ब्लैक कलर का होता है, इसी लिक्विड को आप बोलते हो क्रूड ऑयल। ये जो पेट्रोल आपको मिलता है ये ऐसा नहीं होता जैसा गाड़ियों में, ये तो साफ करने के बाद होता है। ये असल में इस बहुत नीचे, तकरीबन ऐसे समझ लो 3-4 किलोमीटर गहराई में, ये नीचे पत्थरों की लेयर में मौजूद होता है। और ये हर जगह नहीं होता, ये कुछ जगहों पर होता है। और ये जब निकलता है तो ऐसे जैसे काला कीचड़ होता है, गटर का कीचड़ होता है, इस तरह का होता है। इसको निकालने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी बोरिंग्स की जाती हैं, बड़े बड़े पाइप्स जो हैं वो डाले जाते हैं, जो कई फीट, हजारों फीट नीचे ये पाइप्स होते हैं। और इनमें फिर पंप के जरिए हॉट एयर भेजी जाती है। और ये जब गर्म हवा यहाँ आती है तो ये गर्म होता है क्रूड ऑयल, और ये जब गर्म होता है तो फिर ये फैलता है और फिर पिघल के प्रेशर के साथ ये दूसरे पाइप से क्या करता है, बाहर आता है। और यही हमारा असल में क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। और इस क्रूड ऑयल के अंदर समझ लो 500 और या फिर इससे भी मोर प्रोडक्ट्स, इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। यानी इसमें 500 या 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं, डीजल, पेट्रोल ऑयल, ग्रीस, मोबिल ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, बहुत सारे हैं, प्लास्टिक सल्फर, उसमें अमोनिया गैस। तो ये सारी एक जैसी नहीं है, गैसियस प्रोडक्ट्स भी हैं और इसमें लिक्विड प्रोडक्ट्स भी हैं, और उसके बाद इसमें जो है सॉलिड प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं। आखिरी इसकी प्रोडक्ट, ये जो आप रोड के ऊपर देखते हो ना, डामर जो होता है, ये इसकी आखिरी प्रोडक्ट होती है। जब बिल्कुल फिल्टर करके कचरा बचता है तो ये काली कीचड़ जो होती है डामर की, ये फाइनल प्रोडक्ट होती है। किससे हमें हासिल होती है, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम जो है ये 500 से भी समझ लो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं, यानी इट इज ए डार्क ब्लैक, और या फिर क्या है, ब्राउन ऑयली विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हमें ये मिलता है, फ्रॉम रॉकी लेयर ऑफ अंडरग्राउंड अर्थ, यानी अर्थ की रॉकी लेयर से हासिल होता है। कॉल्ड, इसको फिर आप क्या बोलते हो, क्रूड ऑयल बोलते हो, ये होता है। इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता अबाउट कितना, 500 डिफरेंट, या फिर 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड
और गैसियस प्रोडक्ट्स, इसमें से सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मिल सकती हैं। अब ये बेटा पेट्रोल की हकीकत क्या है और ये पेट्रोल बना कैसे, पेट्रोल आया कहाँ से, तो इसको अगर हम ज़रा बराबर भी इसके फैक्टर्स को देखते हैं तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पेट्रोल असल में ये आज से हज़ारों लाखों साल पहले जो जंगल में दरख्त होते थे ये क्या हो गए, ये ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। और ये जब तबाह हो गए तो फिर इनसे, इनके आम तौर पर जनरली इनसे तो कोयला बना, लेकिन पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोल दरख्तों से नहीं बना था, पौधों से नहीं बना है। ये असल में समंदरी मखलूक, जिसमें बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े जानदार जानवर जो समंदरों के अंदर थे, जब वो समंदर उस जगह से खुश्क हो गए तो ये वहाँ पर ये मछलियाँ, ये जानवर ये ख़त्म हो गए, ये फना हो गए, ये गल सड़ गए, इनमें डिकम्पोजिशन हुई और फिर ये चीज़ सारे उनके डेड बॉडीज़, उनके फॉसिल्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोल में। तो हम अब यहाँ से लेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल जो है उसकी हकीकत क्या है, आया कहाँ से। तो ये है, यानी इट इज द क्या है, डिकेइंग या डिकेड, यानी जब तबाह हो गए, खत्म हो गए, डिकम्पोज हो गए, डिकेड मटीरियल, मटीरियल ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स थे, डिकेड मटीरियल थे ऑफ मैरीन एनिमल्स, ये जो समंदरी, मैरीन माना समंदरी, एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है, फिशेस, उसके बाद जो है ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, स्टार फिश वगैरह, ये जो थी इनकी डिकेइंग बॉडी से ये बना था। तो ये इसकी हकीकत है। और ये फिर दफन हो गए, समंदर खुश्क हो गए, मिट्टी की तहें आ गई, ये जानवर जो थे इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो डिकम्पोज हो गई। आज हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी शक्ल में, फॉसिल्स की शक्ल में, फ्यूल की शक्ल में। तो ये है इसकी पेट्रोलियम की असल हकीकत। और ये डिस्ट्रक्टिव, ये आमतौर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए आप पेट्रोल में से कई प्रोडक्ट्स को अलग कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो एक और नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और वो नेचुरल सोर्स जो है हमारा पांचवा सोर्स है, दैट वन इज कॉल्ड नेचुरल गैस। इसको हम पाकिस्तान में सुई गैस भी कहते हैं, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, और केमिस्ट्री में इसको मीथेन भी बोलते हैं, लेकिन इसमें और गैसेस भी हैं। असल में इसके अंदर सबसे लार्ज अमाउंट किसकी होती है, ये मीथेन गैस की होती है। और मीथेन गैस नेचुरल गैस के अंदर तकरीबन 85% से 90% तक मीथेन होती है। उसके बाद इसके अंदर दूसरे बड़ी गैस की अमाउंट होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर होती है 3% तक। उसके बाद इसके अंदर तीसरी गैस होती है ईथेन। कौन सी गैस है, ईथेन होती है, और ये तकरीबन 2.6 to 2.8% तक होती है। बाकी इसके अंदर प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन गैस भी होती है,
और इसके बाद इसके अंदर ब्यूटेन भी होती है और उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इनकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 0% ये होता है। तो ये जो गैसेस हैं ये नेचुरल गैस में मौजूद होती हैं और इन सब गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करके कई ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं। यानी ये टोटल मीथेन नेचुरल गैस में बड़ी मिकदार में होती है, तो इसलिए इसको मीथेन गैस भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारी गैसेस कैसे हम अलग करते हैं? इन सब गैसेस को यानी ऑल दीज गैसेस, ये सारी की सारी गैसेस आर सेपरेटेड बाय, किसके जरिए सेपरेट करते हो? टेक्निक आपको पता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये अलग किए जा सकते हैं। और ये नेचुरल गैस आई कहाँ से? ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्लैंक्टन्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है स्नैल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जानवर, छोटी छोटी मछलियाँ समंदर के अंदर जो मौजूद थे, उनसे ये आमतौर पर बनी है। तो यानी नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल गैस है इज fossil fuel of microorganisms of marine life। जो समंदरी मखलूक थी, जो जानदार बहुत छोटे छोटे थे, ये उन